प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग ईवीएस का अध्ययन करेंगे। ईवीएस में हम लोग आज जो चैप्टर अध्ययन करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम है परिवार यानी फैमिली। सीटेट के लिए हो, यूपी टेट के लिए हो, सुपर टेट के लिए हो या फिर हो रीट के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से किए जाते हैं और दबा के सीटेट जैसे परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये परिवार क्या है। अब परिवार शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। देखिए दोस्तों, परिवार शब्द यानी कि इंग्लिश में देखें तो फैमिली, ये लैटिन भाषा के फैमिलूस शब्द से हुई है। फैमिल्यूस, फैमिल्यूस मीन्स होता है दोस्तों सेवक या नौकर। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। भाई परिवार का कोई भी सदस्य है तो परिवार के प्रति हर एक सदस्य का उसके परिवार के लिए जिम्मेदारी होती है। तो कहीं ना कहीं परिवार का उसको हम सेवक कह सकते हैं। परिवार का जो छोटा इकाई है, वो कोई भी एक व्यक्ति है, वो परिवार के एक नौकर के रूप में, एक सेवक के रूप में अगर कार्यरत है तभी वो परिवार की जिम्मेदारियों को भली भांति समझ सकता है। तो यहाँ पे यही चीज़ बताने का प्रयास किया गया। लैटिन लैंग्वेज में जो फैमिली शब्द है यानी कि परिवार शब्द है, फैमिलूस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है वास्तव में सेवक या नौकर। तो इस लाइन को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन किया जा सकता है कि लैटिन भाषा के किस शब्द से मिल करके फैमिली शब्द या परिवार शब्द बना हुआ है। तो फैमिलूस, फैमिलूस का अर्थ क्या होता है? FAMULUS, फैमिलूस। इसका अर्थ होता है सेवक या नौकर। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। फिर यहाँ पे कुछ परिभाषाएं परिवार से संबंधित है। जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा देखने को मिलती है ओवरऑल, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाओं को दिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो निकल के आई है परिवार की, कि परिवार जो होता है दोस्तों वो एक समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में कार्य करता है। यानी परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। और इसके लिए एक शर्त यहाँ पे है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं, परिवार के सभी सदस्यों का आपस में रक्त संबंधी होना चाहिए। इकाई है और रक्त संबंधी होता है। यानी समाज की सबसे छोटी इकाई को हम परिवार कहते हैं और परिवार सदैव रक्त संबंधी होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो आशा करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। अच्छा, कुछ विद्वानों के अनुसार भी परिवार की परिभाषाओं को हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसमें मजूमदार साहब, मजूमदार ने अपना मत दिया है। मजूमदार ने कहा है एक ही आश्रय के नीचे। अब यहाँ पे मेरी बातों को सुन करके आप अपना नोट्स क्रिएट करिएगा। मजूमदार ने कहा है एक ही आश्रय के नीचे, एक ही छत के नीचे, या फिर कहो एक ही घर में रहने वाले माता पिता, उनके विवाहित या अविवाहित बच्चे, इनका जो ओवरऑल समूह है इसको हम परिवार कह सकते हैं। तो मजूमदार के अनुसार क्या होता है? माता पिता, माता पिता के अलावा इसमें हो सकता है विवाहित या अविवाहित बच्चे, विवाहित या उनके अविवाहित बच्चे, या यूं कहो 2 या 3 पीढ़ियों का वह समूह जो रक्त संबंधी होता हो वो परिवार कहलाता है। तो इसका तात्पर्य यह भी निकलता है माता पिता हो, उनको विवाहित या अविवाहित बच्चे हों। अब यहाँ पे एकल या संयुक्त परिवार की बात नहीं कर रहा है, सीधे सीधे ये परिवार की बात कर रहा है कि परिवार क्या हो सकता है। माता पिता, उनके विवाहित अविवाहित बच्चे। अब अगर विवाहित बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हो गए हैं, तो ये माता पिता फिर दादी दादा के रूप में काम करेंगे। और जो उनके विवाहित बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं माता पिता कहा जा सकता है। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा करके समझना होगा कि माता पिता, उनके विवाहित अविवाहित बच्चों का जो समूह है उसी को परिवार कहते हैं। किसने कहा? तो मजूमदार साहब ने कहा था। अच्छा, इसी के संदर्भ में एक और परिभाषा देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रायड ने क्या कहा है? फ्रायड ने क्या कहा है, इस चीज़ को समझना है। फ्रायड ने कहा है
इन्होंने दादा दादी का नाम ले लिया, दादा दादी व अन्य 2 पीढ़ियों का समूह। भाई अब हिंदी की मात्राओं पे ध्यान ना दीजिएगा, मैं यहाँ पे हिंदी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, भावनाओं पे यहाँ पे ध्यान देंगे आप। तो दादा दादी व अन्य 2 पीढ़ियों का रक्त संबंधी समूह क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। बाकी परिवार की सबसे बड़ी जो विशेषता है, परिवार हमेशा रक्त संबंधी होना चाहिए और परिवार जो है वो समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में कार्य करता है। तो ये सब प्रश्न भी कई बार पूछे गए हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं कि परिवार की क्या अपनी विशेषताएं हो सकती हैं, इसका क्या उपयोगिता है। विशेषताएं, तो विशेषताओं में आप देखेंगे परिवार की सबसे बड़ी विशेषता है कि परिवार में शादी विवाह होना अनिवार्य है। तो सबसे पहला, शादी विवाह अनिवार्य। परिवार के लिए शादी विवाह जो है वो अनिवार्य हो जाता है, इस चीज़ को ध्यान देना है। अब अगर शादी विवाह हुआ तो परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने समान संतान उत्पत्ति की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि कहीं ना कहीं इसको हम कह सकते हैं कि परिवार में प्रजनन की आवश्यकता होती है, प्रजनन की आवश्यकता होती है। और परिवार की जो सबसे बड़ी विशेषता के तौर पे मैं देखता हूँ, इसकी सबसे बड़ी अपने महत्व के रूप में अगर मैं मानूँ तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो एक दूसरे पे अगर निर्भर हैं, एक दूसरे के प्रति अगर उनके अंदर प्रेम सौहार्द बना हुआ है, तभी परिवार की तरह से कार्य करता है। तो परिवार के प्रत्येक सदस्य का परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना आवश्यक हो जाता है। तो तीसरा इसकी जो विशेषता होनी चाहिए, परिवार के प्रत्येक सदस्य का परिवार के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। तो ये सारी विशेषताएं हम परिवार के रूप में देख सकते हैं कि परिवार की विशेषता जो हो सकती है, ये 3 मुख्य उसमें से विशेषता हो सकती है। तो इस जो भी यहाँ पे 3 लाइन ये लिखे गए हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 चीज़ों को मैं देखता हूँ, शादी विवाह अनिवार्य, प्रजनन की आवश्यकता। अब परिवार के जितने भी सदस्य हैं उसके प्रत्येक सदस्य का अपने परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वहन करना और प्रत्येक अन्य सदस्य का सही से देखभाल करना और उनके लिए अपनी जिम्मेदारियों का समझना कि उनके लिए हमारी और क्या जिम्मेदारी हो सकती है, अपने परिवार के लिए हमारी और क्या जिम्मेदारी बन सकती है और किस रूप में उसका हम निर्वहन कर सकते हैं। तो ये सारी परिवार की विशेषताएं हो गई। ये आप परिवार के बारे में जान लिए कि परिवार वास्तव में क्या होता है, किस भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए अब अगली कड़ी में हम लोग ये जानते हैं कि परिवार के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो परिवार के स्पेशली 2 प्रकार हैं दोस्तों। परिवार को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले को हम कहते हैं एकल परिवार। पहले को क्या कहते हैं दोस्तों? एकल परिवार। और दूसरे को हम कह सकते हैं संयुक्त या एक जो संयुक्त परिवार होता है। संयुक्त मतलब जहाँ आपस में 2 या 3 पीढ़ी तक के रक्त संबंधी लोग रहते हों, तो उसको हम संयुक्त परिवार भी कह सकते हैं। संयुक्त परिवार। अब देखिए एकल परिवार क्या है, संयुक्त परिवार क्या है। एकल परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें पति पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं। अनिवार्य है अविवाहित बच्चे, क्योंकि अगर वो विवाहित हो गए
तो फिर वो एकल परिवार के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि वो संयुक्त परिवार के अंतर्गत आ जाते हैं। तो पति पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे जिस परिवार में निवास करते हैं, ऐसे परिवार को एकल परिवार कहा जाता है। क्लियर? अच्छा, संयुक्त परिवार क्या है भैया? संयुक्त परिवार ऐसा परिवार है जिसमें दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची व उनके बच्चे निवास करते हैं। ऐसा परिवार जिसमें 2 या 3 पीढ़ियों के रक्त संबंधी लोग रहते हैं, ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। इसमें दादा दादी के साथ ताऊ ताई, उनके बच्चे, चाचा चाची व उनके बच्चे, अन्य लोग भी निवास करते हैं। उसमें बुआ भी हो सकती हैं, उसमें और भी सदस्य रिलेशन के आकर के इसमें रह सकते हैं। कि रिलेशन के सदस्य भी कहीं ना कहीं अपने रक्त संबंधी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के मामा रह रहे हैं, तो मामा का सीधे सीधे माँ के साथ, अपनी माँ के साथ रक्त संबंधी एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं रिलेशन होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब एक चीज़ और क्लियर करना है कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार के क्या कुछ रूप भी हैं क्या? तो आइए इनमें चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एकल परिवार का मुख्य रूप से हम 4 रूप देखते हैं। पहले को कहते हैं मूल एकल परिवार। मूल एकल परिवार क्या है बाबू? ध्यान देने का यहाँ पे कि मूल एकल परिवार क्या है। ऐसा परिवार जिसमें माता पिता और उनके सीधे सीधे कहो अविवाहित बच्चे हों, या बच्चे ना हो, खाली माता पिता, बच्चे ना हो, खाली पति पत्नी हो, तो ऐसा परिवार। समझिएगा बात, कहने का तात्पर्य क्या है? माता पिता तब होंगे ना जब उनके बच्चे हों, लेकिन अगर माता पिता नहीं है तो फिर पति पत्नी ही रह गए। तो एक ऐसा परिवार हो, एकल परिवार, जिसमें केवल पति पत्नी रहते हों या उनके अलावे पति पत्नी के अविवाहित बच्चे रहते हों। सीधे सीधे कहने का तात्पर्य क्या है? एक ऐसा परिवार जिसमें केवल माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे हों या फिर केवल पति पत्नी रहते हों, ऐसे परिवार को मूल एकल परिवार भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को समझिएगा, मैं नीचे ही यहीं पे कर लेता हूँ दोनों। तो ये पहला इसका रूप है, एकल परिवार के रूप है। अच्छा, दूसरा जो रूप है, दूसरे रूप को कहते हैं, यहाँ से मेरी बातों को सुन करके आप इसका डेफिनेशन लिखिएगा कि मूल एकल परिवार क्या है। ऐसा एकल परिवार, देखिए एक तो एकल परिवार है तो क्या हो जाएगा? ऐसा एकल परिवार जिसमें पति पत्नी रहते हों, केवल और केवल खाली खाली पति पत्नी रहते हों, या माता पिता रहते हों जरूर, लेकिन उनके अविवाहित बच्चे रहते हों। सीधा सीधा ये डेफिनेशन डाल देना है। तो इन दोनों को हम मूल एकल परिवार की संज्ञा दे सकते हैं। अब ये सब प्रश्न देखिए रीट जैसी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा दबा करके पूछे गए हैं। सुपर टेट में भी आपको देखने का मिल सकता है यहाँ से प्रश्न। तो मूल एकल परिवार। दूसरा जो होता है बाबू, वो होता है अनुपूरित एकल परिवार। अब ये अनुपूरित एकल परिवार क्या होता है? सीधे सीधे मूल एकल परिवार में, यानी जहाँ पर आपने पढ़ा था माता पिता प्लस उनके अविवाहित बच्चे, इसी में आप जोड़ दीजिए किसी विधुर को। विधुर मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो, या विधवा। विधवा का मतलब तो समझते ही होंगे, जिसका पति मर गया हो, या फिर कोई तलाकशुदा। अब तलाकशुदा में दोनों हो सकते हैं, या तो महिला हो या तो पुरुष हो। यानी सीधा सीधा मूल एकल परिवार के साथ अगर विधुर, विधवा या फिर कोई तलाकशुदा व्यक्ति जुड़कर साथ रहने लगता है, तो ऐसे परिवार को अनुपूरित एकल परिवार भी कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देने का, इसी में आपको विधुर, विधवा या तलाकशुदा केवल एक व्यक्ति को जोड़ देना है।
अब यही चीज़ है कि माता पिता भी कभी कभी ये पति पत्नी के साथ विधुर या विधवा रहने लगते हैं, तो फिर ये अनुपूरित एकल परिवार ही कहलाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको समझना है। और तीसरे नंबर पे अगर हम देखेंगे तो इसमें हमको मिलेगा कि इसका जो अगला रूप है वो होगा उपमूल एकल परिवार। अब उपमूल एकल परिवार का मीन्स क्या हो गया भाई? जैसे कोई विधवा या कोई विधुर या कोई तलाकशुदा किसी परिवार में केवल अपने बच्चों के साथ रहते हो। यहाँ पे जैसे आपने विधुर विधवा या तलाकशुदा को देखा, लेकिन वो किसी अन्य के घर, कोई अन्य पति पत्नी है उनके घर जो उनसे रिलेशन में है उनके साथ रह रहे हैं, या फिर उनके पूरे एकल परिवार के साथ मिलकर रह रहे हैं, तो उसको अनुपूरित कह रहे हैं। यहाँ पे एकदम चेंज हो गया। यहाँ पे जो घर होगा बाबू, यहाँ पे जो घर होगा वो या तो विधवा का होगा या तो विधुर का होगा, और विधवा या विधुर के ही बच्चे जिस परिवार में एक साथ निवास करते हो, या तो विधवा हो या तो विधुर हो या तो तलाकशुदा हो, उनके बच्चे जिस परिवार में निवास करते हैं, ऐसे एकल परिवार को उपमूल एकल परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। इतने गहराई से आपको कहीं भी परिवार चैप्टर का जो पढ़ाया गया अंश है देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको डीपली पढ़ा रहा हूँ कि आप एक बार परिवार अगर पढ़ लो तो फिर आपको कभी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि किताबों में भी इतनी डीपली नहीं बताया गया है परिवार को। सीधा सीधा एकल परिवार बताया गया है, इसके गुण बता दिया गया है, इसके दोष बता दिया गया है, फिर उसके बाद सीधा सीधा संयुक्त परिवार बता दिया गया है, इसके गुण बता दिया गया है, इसके दोष बता दिया गया है। और क्वेश्चन जब गहराई से पूछता है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो। हमको एक बार इसको ऐसे पढ़ लेना है ताकि फिर किसी भी तरीके की आप परीक्षा दो, चाहे वो पीआरटी यानी सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, कुछ भी हो, आप बहुत आसानी के साथ यहाँ से क्वेश्चन कर जाएँ। तो आशा करता हूँ तीनों समझ में आए। चौथा और अंतिम रूप जो इसका देखने को मिलता है दोस्तों, उसको कहते हैं अनुपूरित मूल। अब देखिए, अनुपूरित भी है और मूल भी है। अनुपूरित मूल एकल परिवार, अनुपूरित मूल एकल परिवार, ये क्या है भैया? अब इसमें जो होता है, पति पत्नी के साथ पत्नी की विधवा माँ साथ रहने लगती है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। मतलब ऐसा एकल परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे भी हों। पति पत्नी उनके अविवाहित बच्चों के अंतर्गत जो पत्नी हो, उसकी विधवा कोई सास है, मतलब जो पत्नी है उसके पिता एक्सपायर कर गए हैं, अब उस पुत्री के अलावा या उनका कोई था नहीं, तो अकेले जब उस पत्नी की माँ बचेगी तो पति क्या कहेगा कि तुम मम्मी को बुला लो और हम लोग साथ में रखेंगे। तो साथ में रख करके जहाँ पे लोग साथ में रहने लगते हैं, निवास करने लगते हैं, तो ऐसे परिवार को अनुपूरित मूल एकल परिवार भी कहते हैं। और आप लोग इसको इस तरह से याद करिएगा, अपने रिलेशन में देखिएगा, अपने पटीदारों में देखिएगा, अपने परिवार के साथ जोड़िएगा और देखिएगा कौन सा परिवार ऐसा है जो इन परिवार के अंतर्गत आता है। आप देखेंगे, अगर आप दूर दूर तक निगाह दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे इस तरह का भी परिवार पाया जाता है, इस तरह का भी परिवार बहुत जगहों पे आपको देखने को मिल सकता है, इस तरह का भी परिवार आपको देखने को मिल सकता है। और ये तो आम बात है। मूल एकल परिवार मतलब पति पत्नी उनके अविवाहित बच्चे। ज़्यादातर स्त्रियां एकल परिवार ही खोजती हैं, क्योंकि एकल परिवार को एक परिवार और कहा जाता है। रूसो ने कहा है एकल परिवार मुख्य रूप से क्या है? एक आदर्श परिवार है। अब आदर्श परिवार आपके अनुसार है या नहीं है?
ये आपको अपना विचार यहाँ पे नहीं लगाना है। अगर किताबी रूप में ये माना जाए कि आदर्श परिवार क्या है तो एकल परिवार को ही देखा जाता। आप कहोगे नहीं सर, हमारे वहाँ तो संयुक्त परिवार है, सभी लोग मिलजुल के रहते हैं एक साथ, बहुत प्रेम सौहार्द बनाकर व्यवहार बनाकर रहते हैं, सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, आर्थिक रूप में मदद करते हैं, भावात्मक रूप में मदद करते हैं, श्रम के रूप में मदद करते हैं, तो वो बिल्कुल सही हो सकता है। लेकिन किताबी रूप में आदर्श परिवार को ही हमेशा एकल परिवार कहा जाता है। आदर्श परिवार यानी एकल परिवार। तो ये किसने कहा है? रूसो ने कहा है। तो आशा करता हूँ आपको जितनी भी चीज़ें हैं ये इसमें समझ में आई होंगी। आइए कुछ इसके गुण या दोष के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें, स्क्रीनशॉट करके एक बार यहाँ से नोट डाउन कर लें, समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि एकल परिवार को रूसो के अनुसार एक आदर्श परिवार भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है, मैंने बोला यहाँ पे किताबी रूप से ही आपको चीज़ों को पढ़ना है। जो आयोग ने यहाँ पर निर्धारित किया है उसने अगर इसको आदर्श माना है तो ये आदर्श परिवार है। आप अपना क्या अनुमान लगाते हैं? आपके अनुसार कौन सा इसमें से परिवार सही परिवार है? इसमें आप अपने मत को नहीं दे सकते हैं। आप एग्ज़ाम में आएगा तो आदर्श परिवार एकल परिवार को ही लिखेंगे, ऑप्शन को सही करेंगे। तो एक चीज़ ये हो गया। आइए हम एकल परिवार के कुछ गुण के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं बाबू। तो गुण के बारे में अगर हम देखेंगे इसके क्या क्या गुण हैं, तो गुण स्पेशली यहाँ पे स्त्रियों की दुर्दशा नहीं होती है। मेरे शब्दों को सुन करके यहाँ पे आप अपना नोट्स क्रिएट करिएगा कि यहाँ पे स्त्रियों की दुर्दशा नहीं होती, यानी स्त्रियाँ अपनी मर्जी की मालिक होती हैं, केवल पति पत्नी, उनके अविवाहित बच्चे हैं। तो कभी कभी तो केवल पति पत्नी ही होते हैं, पति भी ऑफिस गया है, आराम से स्त्रियाँ चाहे तो 8 बजे सो के उठे, चाहे तो 9 बजे सो के उठे, कोई उन पर दबाव डालने वाला नहीं होता कि आपको सूर्योदय से पहले पहले उठ जाना है, आपको 7 बजे तक नाश्ता बना देना है, 10 बजे तक खाना बना देना है, सास ससुर का देखभाल करना है, परिवार का देखभाल करना है। तो कहीं ना कहीं स्त्रियों की दुर्दशा नहीं होती, पहली चीज़ यहाँ पे। दूसरे नंबर पे अगर आप देखोगे तो स्त्रियाँ यहाँ पे अपने मनमर्जी से अपने व्यक्तित्व को निखार सकती हैं। यानी कि ऐसे समझिएगा, अगर स्त्रियां किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मान लो सिविल सर्विस या फिर डॉक्टर वगैरह, इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं, तो बहुत आराम से यहाँ पे अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए अच्छे तरीके से मेहनत कर सकती हैं। नहीं तो संयुक्त परिवार में होता क्या है, अगर मान लो परिवार बहुत बड़ा है, वहाँ केवल एक स्त्री है, तो पूरे परिवार का उसके ऊपर श्रम पड़ जाता है, पूरे परिवार के लिए खाना बनाना, कार्य करना, तो वो अपने लिए, अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अपने तैयारी के लिए समय नहीं जुटा पाती है, इतना थक जाती है। तो ये स्त्रियों की दुर्दशा नहीं होती। दूसरा नंबर, स्त्रियां आराम से अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, व्यक्तित्व निखारने का मतलब एक कतई ना समझिएगा कि चेहरे की सौंदर्यता बढ़ाने के लिए या फिर इस तरह की कोई चीज़, नहीं। व्यक्तित्व निखारने का मतलब है अपने जो तैयारी करना चाहे वो आराम से कर सकती हैं। तो 2-3 चीज़ें हो गई। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि बच्चों को एक अच्छा माहौल मिलता है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को कभी गलत माहौल नहीं देते हैं, लेकिन ताऊ ताई चाचा चाची हमेशा बच्चों को उल्टी पल्टी हरकतें सिखाते हैं और बिगाड़ने का काम करते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं गलत हरकतों को भी डालने का काम करते हैं। लेकिन हाँ, दादा दादी हमेशा अपने नाती पोतों से लाड प्यार करते हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं जोड़ा। तो बच्चों को अच्छे शिक्षा और संस्कार मिलते हैं, उनकी लैंग्वेज जो होती है बहुत अच्छी होती है, अगर केवल वो एकल परिवार में रह रहे हैं। अब इसकी बहुत सारी हानियाँ भी हैं, एकल परिवार की बहुत सारी हानियाँ हैं। तो मैंने गुण बताया, 3 गुण बताया, तीनों को नोट कर लीजिएगा। इनके दोष भी हैं कुछ, और दोष तो बहुत सारे हैं। जैसे मान लीजिए, परिवार में कलह की संभावना नहीं रहती, झगड़े की संभावना नहीं रहती, क्योंकि बहुत सारे लोग होते नहीं हैं, पति पत्नी हैं, तो कलह और झगड़े की संभावना नहीं है। दूसरे नंबर पे दोष के रूप में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा अनुभवी व्यक्ति इस परिवार में नहीं रहता जो उम्रदराज हो और पति पत्नी या नवदंपति को अच्छी सलाह, उचित मार्गदर्शन दे पाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिल सकती हैं। ये दूसरे नंबर पे मैं देखता हूँ, कोई बुजुर्ग व्यक्ति या कोई अनुभवी व्यक्ति यहाँ पे अच्छा सलाह देने के लिए नहीं होता। तीसरे नंबर पे देखा जाए अगर यहाँ पे, तो सबसे मेन जो बच्चे हैं एकल परिवार में, उनको दादा दादी का लाड प्यार नहीं मिल पाता। वो जो
जो दादी बच्चों का मसाज जितने अच्छे से कर पाती हैं शायद कभी माँ नहीं करती हैं। माँ अपने बच्चे के हर दुख दर्द को सबसे पहले जानती है, लेकिन मसाज के रूप में मैंने देखा है भारतवर्ष में, आप सभी ये चीज़ जानते होंगे कि भारतवर्ष में आज भी खासकर हमारी यूपी, बिहार, झारखंड जैसे क्षेत्रों में, राजस्थान जैसे क्षेत्रों में हमेशा दादियाँ ही, ग्रैंड मदर ही अपने मतलब नाती पोतों का अच्छे से मसाज करती हैं। वो कभी सरसों के तेल से करती हैं, कभी डाबर लाल तेल से करती हैं, तो करती अच्छे से वही है। और वो मसाज करने से उनकी बॉडी, उनकी हड्डियों को मजबूती मिलती है, ऐसा भी माना जाता है। माना क्या जाता है, ऐसा है ही। तो वो चीज़ नहीं हो पाता। अच्छा, स्त्रियां इसमें त्योहारों में उनके मन के भीतर नीरसता बनी होती है, यानी एकल परिवार को पाने के बाद कहीं ना कहीं वो अंदर से जहाँ खुश होती हैं, जब त्यौहार आता है, जब दिवाली आ गया, होली आ गया, तो उस समय इनको लगता है कि त्यौहार जो है, त्योहारों में नीरसता बनी हुई है। आकाश हम लोग बहुत सारे लोग एक परिवार में होते तो इस त्यौहार को और अच्छे तरीके से मनाते। तो त्योहारों की निरस्ता बनी होती है। पारिवारिक जीवन जो होता है अस्त व्यस्त होता है, किसी दिन 10 बजे उठ जाना, किसी दिन बहुत सारे लोग आ गए तो 6 बजे ही उठ जाना, तो इनका जीवन अस्त व्यस्त होता है। और सबसे बड़ी चीज़ असामाजिक सुरक्षा की भावना बनी होती है। मान लो पति पत्नी ही है, पति भी बाहर गया है, 10 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करता है, पत्नी घर पर अकेली रहती है, तो उसके अंदर भी डर कहीं ना कहीं बना होता है। तो इसको असामाजिक सुरक्षा भी कह सकते हैं। छठे नंबर पे अगर यहाँ पे बात की जाए तो कोई आर्थिक संकट आता है, कोई भावात्मक संकट आता है। तो आर्थिक संकट मीन्स रुपए पैसे की कमी हुई, के परिवार में पहले से ही अलग हो रखे हैं, तो वो चीज़ परिवार से फिर कह नहीं पाते हैं। बहुत कम केस में ऐसा होता है, लोग कह देते हैं, लेकिन वो अब फिर वो चीज़ हो नहीं पाता है कि कोई आर्थिक मदद करे। भावात्मक मदद के लिए भी नहीं कहा। अगर आप किसी से दूरी बना के रख रहे हैं और अपना परिवार लेके अलग रह रहे हैं, तो फिर आप अपने मन के बातों को भी उससे शेयर नहीं कर पाते हैं। वो कहीं ना कहीं आपके पटीदार के रूप में फिर रहने लगता है। तो इन सारी चीज़ों को, यानी पारिवारिक भावात्मक चीज़ें आप शेयर नहीं कर सकते, आर्थिक संकट आने पे आप किसी से कह नहीं सकते, बहुत सारे यहाँ पे दिक्कतों को आपको देखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें एकल परिवार में आपको मिलेंगी। बाकी संयुक्त परिवार में आपने देख लिया, दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे एक साथ मिल करके रहते हैं। इसके गुण के बारे में अगर चर्चा की जाए तो पारिवारिक श्रम कम करना पड़ता है। बहुत सारे लोग परिवार के सदस्य होते हैं, सब मिल करके हाथ बटाते हैं, काम होता है। तो ये पहला हो गया इसमें। दूसरा नंबर, त्योहारों में निरस्ता नहीं, त्योहारों में हंसी खुशी और प्रेम सौहार्द बना रहता है। तीसरा नंबर, इसमें सामाजिक असुरक्षा की भावना नहीं होती, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और मजबूत कड़ी के रूप में यहाँ पे उभरती है। चौथे रूप में अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो है, अगर परिवार में कई सदस्य हैं तो आर्थिक संकट नहीं आता। कई लोग हैं, सब लोग मिल करके वहाँ पे व्यय करते हैं, रुपए पैसे के द्वारा अपने परिवार को चलाने का कार्य करते हैं, किसी एक व्यक्ति पे ज़्यादा भार नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे गुण के रूप में देखने को मिलती हैं। बाकी दोष भी इसके हैं। यहाँ पे स्त्रियों की दुर्दशा होती है। किसी बड़े परिवार में केवल एक स्त्री आई है तो उसके ऊपर सारा कार्यभार पड़ जाता है। स्त्रियों के अंदर ये भावना होती है कि आपको सूर्योदय से पहले जागना है। कहीं ना कहीं सास, उनकी ननद, उनके और भी परिवार के सदस्यों का दबाव रहता है, कितने बजे तक खाना तैयार करना है। तो यहाँ पे काफ़ी दुर्दशा देखने को मिलती है। बाकी स्त्रियाँ अपने व्यक्तित्व का निखार नहीं कर पाती हैं। अगर वो कुछ बनना चाहती हैं, सिविल सेवक वगैरह के लिए बनना चाहती हैं, उसकी तैयारी करती हैं, UPSC वगैरह की, डॉक्टरेट वगैरह की, तो वो नहीं कर पाती हैं, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कभी कभी हस्बैंड का दबाव बन जाता है कि आप ना पढ़ो, आपको नौकरी नहीं करनी, मैं नहीं करने दूंगा, आपको जो ज़रूरत हो वो मैं ला के दूंगा। ये सारी दबाव कहीं ना कहीं स्त्रियों के ऊपर पड़ती है, तो ये इसके दोष भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ परिवार को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया। बाकी मेरे शब्दों को सुन करके अपना नोट्स बनाएंगे, और मैं वादा आपसे करता हूं कि परिवार से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो बहुत आसानी के साथ आप पुटअप कर पाओगे। प्रेजेंट ऑफ माइंड का अपने यूज करना है आपको। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।